तारीख ही बदल दें और 9-10 महीने बाद उससे अगले साल वकूए की तारीख ले आए, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस पूरे के पूरे अलेजेड वकूए को ना सिर्फ ये कि रद्द करती हैं, इस के जो मुद्दइया का जो बयान है एफआईआर की सूरत में इसकी तरदीद करती हैं, बल्कि वाज़ेह करती हैं कि सलमान हैदर जो है वो इसके खिलाफ किसी किस्म की कोई एविडेंस मुद्दइया के बयान की रोशनी में या उसके प्रोवाइड किए गए सबूतों की रोशनी में या उसके बाद जो बयान है उसमें जरा की रोशनी में ये केस जो है वो किसी तरह भी कोई काबिल भरोसा केस ठहराया जा सकता है। अच्छा सर, मुझे कहिएगा कि इन्होंने कहा कि ये जना बिल जबर है या जना बिल रजामंदी है। एक साइड पे ये कह रही है कि ज्यादती ज्यादती वो होती है कि अगर किसी को पकड़ा है तो उसके साथ ज्यादती की है। ये अपनी रजामंदी से इंटरव्यूज में बता रही है कि मैंने 100+ मरतबा इनके साथ जो फिजिकल किया है। तो ये जनाबिल रजामंदी है या जनाबिल जबर है? देखें, इनमें जो इस वक्त आपके सामने एफआईआर है इसके मुताबिक ये एक रेप का केस है, बिल्कुल ऐसे। और इसमें 376 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड की दफा जो है वो लगाई गई है। और इस केस में जो है मुद्दइया चाहे वो 1000 मरतबा कोई भी स्टेटमेंट दे किसी भी शख्स का, इतने बड़े किसी दूसरे शख्स पे, चाहे वो मर्द मर्द के खिलाफ हो, औरत औरत के खिलाफ हो, मर्द औरत के खिलाफ हो या औरत मर्द के खिलाफ हो, जुबानी बयानात से ऐसी कोई भी दावे जो हैं उनकी किसी किस्म की रत्ती बराबर कोई भी वैल्यू नहीं है, जब तक कि आपने अपने जुबानी दावाजात की बाबत उसकी तायीद में या उसकी सपोर्ट में किसी किस्म की कोई ठोस मवाद या ठोस शहादत जो है वो दे रही है, जिससे आप अपने अपने इल्जामात की कोई अपने इल्जामात जो आपने किसी दूसरे शख्स के खिलाफ लगाए हैं उसको तकवीयत देते हैं, जो कि बिलीवेबल हो, जो कि एक्सेप्टेबल हो या एडमिसिबल हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 16 अगस्त को इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि इनके साथ कोई रेप का वकूआ हुआ, जबकि मेडिकल एग्जामिनेशन में इन्होंने डॉक्टर के सामने अपना ही बयान दिया कि वकूए की तारीख 11 मई 2025 है। और 11 मई 2025 का अगर कोई रेप इनके साथ खुदा न खास्ता हुआ है तो उसकी एफआईआर इन्होंने आज इस वक्त तक, आज मैं आपके साथ इनकी कोर्ट हेयरिंग के बाद हम यहाँ पे सितंबर 2025 के महीने में खड़े हैं, 11/5/2025 की कोई एफआईआर जो है वो इनकी आज भी मौजूद नहीं है। सो लिहाजा हमारी नज़र में ये जो जितना मवाद और इन्वेस्टिगेशन हुई है, इन सर्कमस्टेंसेस की असेसमेंट और इवेल्यूएट करते हुए ये एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि दिस इज नथिंग बट द केस of misuse of the privilege which has been granted by Islam and the Constitution and the law to the female segment of the society। आपने किसी भी ऐसे लॉ का या प्रिविलेज का जो कि आपकी प्रोटेक्शन के लिए हो उसका मिसयूज करके उसको डाउटफुल नहीं करते और उसकी सेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करते। तो हमने यहाँ पे किसी भी शख्स की, चाहे सलमान हैदर है या जो इनकी ओपोनेंट पार्टी हैं जो इस केस की मुद्दइयां, उनकी जुबानी बयानात पर, जुबानी जमा खर्ची पर जो है वो कोई अपना एनालिसिस या कोई अपनी ओपिनियन नहीं देनी। हमने तो जो पुलिस फाइल पे रिकॉर्ड आ चुका है और जो मजिस्ट्रियल कोर्ट में इनकी 164 की स्टेटमेंट होने के बाद इन पे जिरा हो चुकी है, जो कि अंडर ओथ यानी कि बयान हल्फी की सूरत में आप हल्फन अदालत के सामने अपनी गवाही रिकॉर्ड कराते हैं, जिसके ऊपर आपका बयान जो है वो जब जिरा के दौरान भी वो हलफ में ही जो है वो आपका बयान हो रहा होता है। तो इनका जो हल्फन बयान है, अगर आप उसको एक दफा उसका जायजा लें और उसको कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एग्जामिन करें तो ये केस जो है इट इज नो मोर अ केस व्हिच इन माय ओपिनियन इन द रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड अवेलेबल, ये केस मजीद जो है कोई केस बनता ही ना है। अच्छा, आज एसपी साहब को भी तलब किया गया है, उसमें एक सूरत हाल ये बनी है कि मुद्दइया का कहना यह है कि इसको पुलिस की जो तफ्तीश है उस पर गिल्टी किया गया। ये क्या सूरत हाल है कि आप कह रहे हैं कि ये केस बनता नहीं है, ये पुलिस तफ्तीश में क्लियर है, वो कहते हैं ये गिल्टी क्लियर कहा गया है। हारून भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये सबसे मुनासिब सवाल है। बात यह है कि अदालत के सामने दोनों फरीकैन ने अपना मुकदमा रखा, अपना मौकफ रखा और अदालत के सामने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिकॉर्ड रखा। कोर्ट ने बड़ा सिंपल क्वेश्चन को किया, मैंने प्ली ली थी कि ये ओरल जो स्टेटमेंट है इस विक्टिम की, इसके अलावा पुलिस के रिकॉर्ड पे तफ्तीश के दौरान कोई ऐसी शहादत नहीं है जिससे रेप का एलिगेशन जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी मटेरियल मौजूद हो। अदालत ने जिस वक्त इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से या जो यहाँ पे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से उनसे इस्तफसार किया कि बताएं कोई ऐसा ठोस मवाद जो कि इनकी जो प्ली है कोर्ट के सामने उसको रद्द करे, बताएं आप इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज करें कि ये रेप की सपोर्ट में एलिगेशन जो इन्होंने लगाया इसकी एविडेंस क्या है। उन्होंने रेप के मुकदमे में जो पुलिस रिकॉर्ड पढ़ के एविडेंस बताई वो ये कहा कि जी इन दोनों का फ्रेंडली रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एक चैट हिस्ट्री है। अदालत ने कहा कि मुकदमा आपका रेप का है,
कि किसी शख्स के साथ खुदा न खास्ता रेप हुआ है, उसकी एविडेंस बताएं। उन्होंने कहा उसकी एविडेंस पे फाइल खामोश है, जिस पे अदालत ने कहा कि किसी भी शख्स को इतने बड़े इल्जाम में जिसकी सजाए मौत हो या उम्र कैद हो, उस पे आपने बुक कर दिया है। और एविडेंस आप ये कह रहे हैं कि दो फरीकैन के दरमियान एक मोबाइल चैट हिस्ट्री है, तो क्या मोबाइल चैट हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू पीपल इज द एविडेंस फॉर रेप? द आंसर इज नो। तो इसी बेसिस पे कोर्ट ने अपनी बरहमी का इजहार करते हुए डीपीजी को, जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनको ये कहा कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज टोटली फॉल्स, दैट इज अपेरेंटली फॉल्टी एंड डिफेक्टिव। और इसी बुनियाद पर अदालत ने नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे एसपी इन्वेस्टिगेशन को तलब किया है कि वो आए और बताएं अगर इतने बड़े एलिगेशंस में सरकार और रियासत इस तरह के लोगों के खिलाफ ये जिम्नी लिखती है कि ये गुनाहगार है और उसका मटीरियल क्या है कि दो फरीकैन के दरमियान डिजिटल कम्युनिकेशन है और केस अदालत के सामने रेप का है, डज इट मेक सेंस? द आंसर इज नो। तो ये वो पैरामीटर्स और प्रीमाइज है जिसमें आपको इंतहाई मुनासिब सवाल पे ये अदालत ने जो है इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो चीजों को सेटल किया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे एसपी इन्वेस्टिगेशन को कहा है कि आप खुद सुपरवाइज करें और अदालत के सामने कोई कैटेगोरिकल जो है वो एविडेंस लेके आए जिसकी रोशनी में अदालत इस मुकदमे की कार्रवाई को आगे बढ़ा सकती है। अच्छा, इसमें जो आप बात कर रहे हैं कि इस तमाम सूरत हाल में अब ये तमाम कम्युनिकेशन जो है डिजिटल है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके बनी है, नीचे इनकी जमानत इन्हीं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है उसी जिम्नी के तहत खारिज हुई है। तो ये बातें जब इतना नीचे जरा हुई तो वहां पर क्यों एडमिट की? क्योंकि वो कोर्ट जो है इसको ले सकती थी, उसके जुडिक्शन में आती है। अरुण भाई, आपने बहुत ही अच्छा जो है वो सवाल पूछा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में प्री अरेस्ट बेल में जो अदालतें हैं वो हमें अमूमी हालात में बशमूल इस केस के किसी पॉलिसी को फॉलो करती नजर आती हैं और अनफॉर्चुनेटली वो लॉ और एविडेंस को अप्रिशिएट अप्रोप्रिएटली करती नहीं नजर आती। और यही वो वजह है कि पाकिस्तान में हमारी ट्रायल कोर्ट्स को शायद लॉ में तो एम्पावर कर दिया गया लेकिन पॉलिसी पे इतना एम्पावर नहीं किया, जिसका सारा बर्डन आप देखते हैं कि सारा का सारा ट्रायल कोर्ट्स का पेटी बेल एप्लीकेशंस, चाहे वो पोस्ट रेस्ट हैं मजिस्ट्रियल कोर्ट की या कोर्ट ऑफ सेशंस की, या वो पेटी बेल्स हैं जो कि प्री अरेस्ट बेल्स हैं ट्रायल कोर्ट की, जिसका सारे का सारा बर्डन आपको बेल का बर्डन नजर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में। मतलब हाई कोर्ट्स में या तो ये अपीलेट कोर्ट है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, यहाँ पे बेल केसेस की इतनी ज्यादा तादाद, यानी कि मेरी नजर में और मेरी प्रैक्टिस में और हम सब इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वो बेल या स्टे के केसेस जाते हैं। ये वो केसेस हैं जो नीचे सेटल होने चाहिए। सो इन माय ओपिनियन कि हमारी जो ट्रायल कोर्ट जुडिशरी है पाकिस्तान में उसको एम्पावर करना चाहिए, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड द प्रोसीजर बट ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, कि उनको एतमाद दिया जाए कि बराए मेहरबानी आप एतमाद के साथ भरपूर फैसले मेरिट्स पे करें। ये मत देखें कि कौन से केसेस में, से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे चेक डिसऑनर के केसेस हैं, उसी चेक डिसऑनर की पनिशमेंट कोई भी हो 3 to 5 years आपको नजर आती है। ऑफेंस की सूरत में अगर 1 लाख या 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू हो तो हमारी अदालतें उसकी बेल ले लेती हैं। तो लॉ तो चेंज नहीं होता, ऑफेंस तो चेंज नहीं होता। वही अगर 50 लाख या 5 करोड़ हो, ऑफेंस वही हो, पनिशमेंट वही हो, लेकिन पॉलिसी जो है वो हमारे जज साहिबान कभी भी अदालत में हमारे साथ कोई लीगल स्कोप में हम अपने नोट्स जब एक्सचेंज करते हैं कोर्ट्स के साथ, तो हमें बहुत से जज साहिबान जो हैं वो अपनी उज़र पेश करते नजर आते हैं कि जी अगर हमने इससे ऊपर के ऑफेंसेस में, इसी तरह के ऑफेंसेस में किसी बड़ी मालियत की अगर बेलने की तो देयर हैव बीन 20 ऑफ एक्शंस अगेंस्ट देम फ्रॉम द हाई कोर्ट। सो ये वो एक कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड है जो आपने इंतहाई अच्छा सवाल किया कि इतनी अच्छी एविडेंस होने के बावजूद नीचे से जज साहब ने बेल कंफर्म क्यों नहीं की। और ये वही जज साहब हैं गालिबन जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जब मैंने इनके सामने बेल आर्गू की तो इन्होंने मुद्दई फरीक को 5 से ज्यादा तारीखें और 3 से ज्यादा महीने दिए, मौके दिए कि वो अपना केस आर्गू कर लें। और एक दिन में जज साहब ने 6 मरतबा जो है वो टाइम फिक्स किया। सुबह 8 बजे केस प्रोसीडिंग शुरू हो रही है, केस 9 बजे के लिए गया, 9 बजे से केस 11 बजे के लिए गया, 11 बजे से केस 12 बजे के लिए गया, 12 बजे से केस 2 बजे के लिए गया। कभी अदालतें इस तरह चलती हैं कि आप किसी एक फरीक को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली और रिकॉर्ड पे है, बिकॉज ये सारे आप मीडिया के दोस्तों ने ये सारा केस कवर किया हुआ है, तो किसी ऐसी कोर्ट ऑफ लॉ में जब प्रोसीडिंग इस नेचर की और इस तरीके से हो रही हो
तो इन माई ओपिनियन दिस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। देखें, हमारा राइट है दोनों फरीकैन का कि मुदई फरीक अपने केस में अपना भरपूर मौकफ ले, लेकिन मेरी सलाह ये है कि वो एविडेंस की बेसिस पे ले। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, प्लीज। इसके को अक्यूज जो हैं वो तो मुकदमे से खारिज कर दिए गए, मेन अक्यूज ये रह गया। ये ऐसे ही है। तो जब वो नीचे से खारिज हो सकते थे, क्लियर हो गए, तो फिर इसको क्या था? कोई ऐसा मुदई का वर्शन या किसी मुकदमे की सेंटिटी उसी वक्त खत्म हो जाती है कि जब एक फरीक कहे कि 5 लोगों ने मेरे साथ मिलके किसी का रोल थोड़ा और किसी का ज्यादा वकूआ किया, और पुलिस कहे कि 4 लोग ऐसे हैं जिनकी मौके पे प्रेजेंस ही स्टैब्लिश नहीं होती और वो बेगुनाह है। अब आप मुझे ये बताएं कि 5 फरीकैन में से 4 फरीकैन की हद तक पुलिस ने कहा कि मुदई मुकदमा जो है या मुदैया जो मुकदमे किया उसका वर्शन बिल्कुल झूठा है। तो कानून में बड़ा वाजे इस पे प्रिंसिपल ले डाउन है कि और वाजे तौर पर कहा जाता है कि अगर किसी भी शख्स का, चाहे वो मुदई है, मुलजिम है या गवाह है, अगर बयान का एक हिस्सा तस्लीम कर लिया जाए और अदालत तस्लीम या कानून तस्लीम कर ले कि ये झूठा है, तो उसका जो बाकी मानदा जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्टेटमेंट है उसको भी अदालत एक झूठ की निगाही जैसे ही देखेगी कि ये भी फॉल्स ही है। बिकॉज दे से एंड आई कोट, वंस ए स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ स्टेटमेंट। अगर आपने एक दफा बयान दे दिया, वो बयान आप विड्रॉ नहीं कर सकते, रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अदालत ने रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ने कहा कि 80% बयान जो है वो झूठा है। देखिए, मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस है, केस रेप का। रेप एक ऐसी नोयत के इल्जाम या एक एक्शन है जिसपे आपको मेडिकल एविडेंस लाजमी चाहिए। अब इस मुदैया ने जब मेडिकल ऑफिसर के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया और उसके वकूए की तारीख बताई है 11 मई 2025, 11 मई 2025, और ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें इसने कहा कि मेरा रेप हुआ है 16 अगस्त 2024। तो पूरे मेडिकल में 16 अगस्त 2024 की डेट का कोई जिक्र नहीं है, और FIR में और आज तक आपके सामने जब मैं आपके साथ ये खड़ा इंटरव्यू कर रहा हूं तो कोई 11/5/2025 के वकूए की तारीख मौजूद ही नहीं है। तो हमने अपने आप का स्कोप जो है वो कन्फाइन रखना है इसी एक्शन पे कि ये रेप का केस है और इसकी मेडिकल एविडेंस कोई नहीं है। और इसी सूरत में अगर आप देखा जाए तो मैंने अदालत के सामने ये प्ली लिया है कि दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम एंड नो corroborating एविडेंस इज अवेलेबल। इसकी साथ इसको जोड़ने के लिए इस इल्जाम को किसी किस्म की कोई corroborating एविडेंस या मटेरियल ऑन पेपर या रिकॉर्ड पे आज तक मौजूद नहीं है। और आखिरी बात मैं आपको बता दूं, जो आपने हारून भाई बड़ा अच्छा सवाल किया इसकी चैट का, आईडीज का। जुराने जिरा जिस वक्त मैंने इनसे अदालत में ये सवालात पूछे इनकी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के बाद, तो इन्होंने अदालत में तस्लीम किया कि इनका मोबाइल जो है वो गुम हो गया है, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने, यानी कि जिस मोबाइल में वो चैट हिस्ट्री थी वो मोबाइल गुम हो गया है, जिसकी इनके मुताबिक इन्होंने लिबर्टी मार्केट पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट, इन्होंने कहा, मैंने दावा किया कि दर्ज कराई है। तो मैंने पूछा कि रिपोर्ट का कोई रिकॉर्ड है या कोई तारीख बता सकती है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई तारीख नहीं, वो जुबानी रिपोर्ट थी। तो अब ये इतना फुल ऑफ डाउट्स, इतना फुल ऑफ आई मीन एक सीरीज ऑफ डाउट्स जो हैं वो इस केस में अवेलेबल हैं। तो मेरी रोशनी में अदालत में ये क्लासिकल केस है जिसमें अदालत में प्री अरेस्ट बेल जो है वो इस मुलजिम की, इस पिटिशनर, इस दरखास्त गुजार की, उसको कंफर्म करना चाहिए। और बाकी जब ट्रायल प्रोसीडिंग आएगी तो फिर उसके साथ साथ अगर कोई मजीद एविडेंस आई तो देखा जाएगा। इंटरव्यू दिए हैं और FIR जो हुई है उसके बिल्कुल उल्ट इंटरव्यू दिए हैं, जी ऐसे ही वो भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। आपका बड़ा अच्छा इसमें ये भी सवाल है कि ये जो इंटरव्यूज जो हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि अगर अदालत में उन इंटरव्यूज का स्क्रिप्ट जो है वो पेश किया जाए या पुलिस ही इसको अप्रिशिएट करके ले ले, तो इस केस में जो मुदैया है मुकदमा, उसके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का एक और मुकदमा जो है वो उस पर दर्ज होना चाहिए। अगर आप ही जो मीडिया के दोस्त हैं, इन्हीं की ही जो है वो ऑब्जर्वेशंस को सामने रखूं, तो जो रिकॉर्ड आपके सामने दस्तावेजी सूरत में है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस मुदैया या अपने आप को जो अलेजेड विक्टिम जो है वो ट्रीट करवाती हैं, उनकी स्टेटमेंट्स देख लिए जाएं तो 1000 उनके तजादात जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। अब तो एंटी रेप एक्ट के तहत भी तो मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर ये बिल्कुल मुकदमा झूठा साबित होता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि क्योंकि रिजाइल तो वो कर गई हुई हैं, इन्होंने एक मसालतनामा जो है वो 28/4/2024 यानी कि 16/8/2024 का इन्होंने कहा ये एक वकूआ है, जिसका मसालतनामा उसी पुलिस स्टेशन में 28/4/2024 को इन्होंने साइन करके दिया। 28/4/2024 सॉरी 28/4/2025 को इन्होंने जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, 28/4/2025 को इन्होंने वो साइन किया और बाद उसी वकूए को 1 महीने 10 दिन बाद दोबारा रिपोर्ट कर दिया 10/6/2025 को। तो ये इसकी सारी
रिकॉर्ड की हाईलाइट्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं। बाकी जब नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग आएगी तो आई देखिए